हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का काम क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मतलब थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये तीनों टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इकोसिस्टम का काम है एनर्जी को एक्सचेंज करना, जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटीज में डिफरेंट बायोम्स में होगा, है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज, तो हम लोग जो है इसमें तीन चीज़ पढ़ते हैं: एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोसिस्टम का डेवलपमेंट। ये तीनों टॉपिक अपने अपने में बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, तो एनर्जी फ्लो क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एनर्जी जो है बेसिक फोर्स है सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के लिए, है ना। तो जो भी फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक जाएगा वो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, वापस नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि गया तो वापस आ गया। तो प्रोड्यूसर्स, जैसे मान लीजिए ये है प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, इसको कौन खाया? प्राइमरी कंज्यूमर, जो शाकाहारी भोजन खाता है, खरगोश, गाय। अब इसको कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, खरगोश को ये खा लिया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा? या मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स था, इसको कौन खाएगा? टर्शरी कंज्यूमर्स, जो बड़ा बड़ा कार्निवोर्स है, जैसे गीद है। तो ये चेन कैसे जाएगा? ऐसे वापस नहीं जाएगा। यही बोल रहा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है धीरे धीरे हर एक एनर्जी, यहाँ 100% एनर्जी था तो यहाँ 90% रहेगा, यहाँ 80%, यहाँ 70%, 10% एनर्जी जो है घटते जाएगा, ठीक है। तो हर एक जो प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स का जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं। जो हम लोग ट्रॉपिक लेवल का इंटरेक्शन पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, वो आइडिया बताएगा कि एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में कैसे होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट, तो ये एनर्जी जो है हमेशा लोअर से हायर जाएगा, है ना। लोअर बोले तो प्रोड्यूसर और हायर बोले तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और जो भी हायर ट्रॉपिक लेवल, ये कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि मतलब कार्निवोर्स से हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर से नहीं जाएगा। तो ये हमेशा जो है कुछ एनर्जी जो है मतलब अनयूजेबल जो हीट में नुकसान हो जाता है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में। तो एनर्जी लेवल जो है पहला ट्रॉपिक लेवल से ऊपर जाने में हमको क्या होता है? घटते जाता है। 10% एनर्जी जो है घटते जाता है। नेक्स्ट, हाँ, हीट अनयूजुअल हीट में निकल जाता है। हाँ, हीट में निकलता है। आप कुछ खाइएगा तो आपको हीट होगा ना, हीट रिलीज करिएगा आप। नेक्स्ट, तो ट्रॉपिक लेवल, हर एक चीज़ को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो होता है बताता है कि कैसे जो मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम है वो कनेक्टेड है न्यूट्रिशनल नीड्स के अनुसार। कहने का मतलब कि फूड चेन में देखिए क्या क्या ट्रॉपिक लेवल है। एक है ऑटोट्रॉप्स, ये होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सारे इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर्स। ये बताएगा ग्रीन प्लांट्स और जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ये क्या करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी आपके सोलर एनर्जी में है उसको फोटोसिंथेसिस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, फूड बना देगा। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को ये फूड एनर्जी में बढ़ा दिया। अब टोटल रेट, जिस रेडिएंट एनर्जी जो स्टोर हो रहा है फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स में, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। जितना वो स्टोर कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस बनाने में कितना एनर्जी वो लिया, बनाने में सोलर एनर्जी लिया ना जी, जिससे वो कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो कुछ एनर्जी तो स्टोर भी किया, कुछ एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। तो जो स्टोर किया ग्रीन प्लांट्स में उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको हम लोग टोटल फोटोसिंथेसिस या टोटल एसिमिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पानी पी लो। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन से हम बता सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है प्लांट जो है यूटिलाइज किया अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो स्टोर कर लिया नेट प्राइमरी प्रोडक्शन से जो अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स को। तो कुछ पार्ट जो है ग्रॉस में से कुछ पार्ट जो मेटाबॉलिज्म के लिए कर लिया अपना यूज, और कुछ पार्ट जो है मतलब स्टोर रहा जो कंज्यूमर्स ले सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स ले रहा है वो क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। और जो स्टोर था टोटल वो क्या था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब जितना वो सोलर एनर्जी लिया था। लेकिन उसमें से कुछ जो है अपने पर्सनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो करेगा ना, अपना फॉर्मेशन, अपना सब कुछ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो करेगा, यूज करेगा, वो अगर घटा दिए इसमें से, तो जो बचेगा वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो यूज होता है हमारे कंज्यूमर्स के पास रहेगा, मतलब जो खाने वाला उसको खा सकता है। नेक्स्ट,
तो हर्बीवोर्स को क्या होगा, जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहलाएंगे, शाकाहारी, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स और रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, जो चुबाता, गाय भैंस जो देखे होंगे वाइट, हाँ उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। जो कडिंग करता है, क्या उसको बोलते हैं, वाइट, हाँ मतलब ऐसे ऐसे करेगा वाइट निकलेगा, तो रूमिनेंट्स कहलाता है। फिर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स माने शाकाहारी, कार्निवोर्स माने मांसाहारी। तो हर्बीवोर्स हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो कार्निवोर्स कैसा होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हर्बीवोर्स को खाएगा, है ना। और टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकता है अगर वो इसको ही खाए तो। अगर हर्बीवोर्स खाएगा तो ये सेकेंडरी होगा, और कार्निवोर्स को खाएगा तो हाँ टर्शरी होगा। तो फ्रॉग, डॉग, कैट, टाइगर। फिर है ओमनीवोर्स, जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो है डेड एनिमल्स खाता है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट पानी पी गया। अब देखो यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रास। अब इसको कौन खा रहा, ग्रासहोपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स से फिर इसको कौन खा रहा, ग्रासहोपर को कौन खा रहा, ब्लू बर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसको कौन खा रहा, स्नेक। तो ब्लू बर्ड को स्नेक खा रहा तो वो हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक। अब इसको कौन खा रहा, ओल, ये एपेक्स प्रीडेटर भी कहलाएगा। अब इसको जो है मतलब ये जो है डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज करके फिर से प्रोड्यूसर के फॉर्मेट में बना देगा, ये बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। तो ऐसा साइकिल ये एक बना रहता है, वो चलते रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एपेक्स प्रीडेटर। अब देखो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में 3 कंसेप्ट है, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो फूड चेन क्या होता है, सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल में हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर है जो हर्बीवोर्स है, प्लांट्स हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, पहला ट्रॉपिक लेवल, ठीक। फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हमारा कौन हो गया, हर्बीवोरस। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया कार्निवोरस। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शरी कंज्यूमर्स हो गया ओमनीवोरस, मतलब कार्निवोरस ही है, इसको ही खा रहा है ना। अब इसको ये खा रहा है तो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी इसको बोल सकते हो, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल जो हो रहा है नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी घट रहा है, तो ये फूड चेन हुआ, सिर्फ एक पाथ ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब फूड वेब क्या होता है, इसको ये भी आदमी खा सकता है, ये भी आदमी खा सकता है, ये भी आदमी खा सकता है। जितना पॉसिबल पाथ है उसको फूड वेब होते हैं, एक वेब की तरह। अब इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। तो एक आदमी को ज़्यादा लोग खा रहा है, पॉसिबल एनर्जी पाथ। तो जो फूड वेब में क्या होता है, हाँ ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल को बहुत ज़्यादा लोग खा सकते हैं। तो सिर्फ सिंगल पाथ हम शो करेंगे तो फूड चेन होगा, और बहुत सारे पाथ्स को शो करेंगे तो फूड वेब होगा। नेक्स्ट, तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन होगा, मैंने कोई खा रहा है और उसको खाया जा रहा है, उसको फूड चेन बोलेंगे। जैसे ग्रासेस से ग्रासहोपर, फिर ग्रासहोपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया। तो प्रत्येक स्टेप जो होगा फूड चेन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो एबव एग्जाम्पल में ग्रासेज हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल है और ईगल हमारा 5वां ट्रॉपिक लेवल है। तो ये एक फूड चेन हुआ, ठीक है। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, है ना, समझ में आ रहा। नेक्स्ट, फूड चेन भी 2 टाइप का होता है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा और डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा, देखिए। डेट्रिटस का मतलब मरा हुआ और ग्रेजिंग मतलब जिंदा। तो ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स खाया, सेकेंडरी खाया, टर्शरी खाया, फिर डिकम्पोजर्स उसको यूज करके फिर उसको दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मरा हुआ को ये खाएगा वुड रोज, और इसको फिर खाएगा ब्लैक बर्ड, है ना, डेड लीव्स को। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, मतलब लैंग्वेज में देख लीजिए। अरे समझ गए, मतलब जो मरा हुआ खाएगा वो डेट्रिटस और जो डायरेक्ट खाएगा वो ग्रेजिंग, है ना। अब दूसरा होता है फूड वेब। तो ट्रॉपिक लेवल जो है लीनियर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड होता है। अभी हम लोग लीनियर पढ़े हैं, हाँ बैक करिए।
उससे भी नीचे बैक। इसमें हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ लीनियर, ये लीनियर पढ़े ना, मतलब प्लांट्स को कौन खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, और इसको मतलब चूहा को स्नेक, स्नेक को गीद, मतलब वल्चर। तो ये एक ही डायरेक्शन में पढ़े। तो एक पाथ ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो क्या होगा, फूड चेन। और अगर हर एक पाथ को बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल, अब हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% हमारा एनर्जी नुकसान होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाले में ये ग्रेजिंग और फूड वेब क्या होगा। फूड वेब में लीनियर के बदले जो है वो इंटरकनेक्टेड है और एक फूड वेब बना रहा है, मतलब जाल बना दिया। जैसे कहने का मतलब ये कॉर्न है, मक्का, इसको ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग भी खाता है, ग्रासहोपर को रैट भी खाता है। अब रैट को पाइथन भी खाता है, रैट को ईगल भी खाता है, रैट को उल्फ भी खाता है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को भी ईगल खाता है, फ्रॉग को मतलब पाइथन भी खाता है। ठीक, फ्रॉग को मतलब बटरफ्लाई है। अब जैसे मान लो दूसरा प्लांट लिए, इसको बटरफ्लाई खाया, इसको बटरफ्लाई खिलाया, बटरफ्लाई को बड़ा वाला बटरफ्लाई खाएगा, इसको फ्रॉग भी खाएगा। ठीक है, तो एक आदमी को बहुत सारे मतलब वेब है, मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट फूड चेन बन जा रहा है। तो जब ट्रॉपिक लेवल जो है लीनियर नहीं है, इंटरकनेक्टेड है, तो फूड वेब जो क्या होता है, नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन है वो इकोसिस्टम में, मतलब वो भी फूड चेन है लेकिन इंटरकनेक्टेड है सब एक दूसरे से, है ना। तो एक एनिमल हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स का फूड चेन बन जाए। जैसे यहाँ फ्रॉग है, फ्रॉग को ईगल भी खा रहा, पाइथन भी खा रहा। जैसे यहाँ रैट है, रैट को उल्फ भी खा रहा, पाइथन भी खा रहा और ईगल भी खा रहा। तो एक आदमी को मतलब एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, सेवरल डिफरेंट फूड चेन्स हो सकता है। तो फूड मतलब एक ही आदमी ये डिफरेंट फूड चेन्स के मेंबर्स बन सकता है। जैसे यहाँ देखिए, ईगल यहाँ पे क्या बना हाँ, अगर आप पाइथन लीजिएगा तो 5वां नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5। अगर पाइथन नहीं लिए तो चौथा भी आ सकता है, 1 2 3 4, ऐसा हो रहा है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन हो सकता है एक ही एनिमल। तो जो फूड वेब्स होता है वो रियलिस्टिक मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, रियलिस्टिक है ये। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये तो पता है। तो जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो फ्लो हो रहा है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में, वो तो हर समय कमेगा। तो प्रत्येक स्टेप में फूड चेन या वेब में एनर्जी जो रिसीव हो रहा है ऑर्गेनिज्म से, वो अपने आप को सस्टेन करने में यूज हो रहा है, फिर बाकी बचा हुआ एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है। तो जो बचा हुआ एनर्जी जा रहा है वो हमारा एनर्जी कमेगा ना, क्योंकि अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में तो कुछ यूज होगा, तो वो 10% हमेशा कमता है। नेक्स्ट, किसको? हाँ, फ्रॉग को भी खाता है, रैट को भी खाता है, पाइथन को भी खाता है। हाँ, वो मरने के बाद खाता है। नेक्स्ट, अब तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन फूड वेब समझ गए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है, सारे जो ट्रॉपिक लेवल है इसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो इकोलॉजिकल पिरामिड होगा। तो जैसे एनर्जी पिरामिड है, एनर्जी पिरामिड में देखो प्रोड्यूसर्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, उसके बाद उसके प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है अमाउंट कम गया, 10% माल कमा ना पहले से, मतलब कि ये ज़्यादा अमाउंट में था, अब इसको खा के ये जो है थोड़ा कम अमाउंट में रहा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम होगा। धीरे धीरे देख रहे हैं चौड़ाई कम रहा है ना, इसका चौड़ाई इतना था, इसका चौड़ाई इतना ही है। हाँ, सबसे टॉप पे जो टर्सरी कंज्यूमर्स है उसका देखिए 0.1% एनर्जी उसके पास बचा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 12% एनर्जी ही बचा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 10% बचा हुआ है घट के। तो मतलब ये सॉरी बचा हुआ नहीं, ये घट रहा है, 100 से 10 हो गया, ये 90 हो गया, 90 में से 12 चल जाएगा तो 78 हो गया, 78 में से मतलब सबसे टॉप पे सबसे कम हो गया। तो इसलिए ये कैसा पिरामिड है,
एनर्जी पिरामिड में मतलब सबसे टॉप पे कम होता है, इन्वर्टेड भी होगा बायोमास में। तो एनर्जी पिरामिड जब रहेगा तो एनर्जी पिरामिड हमारा नीचे में ज़्यादा होता है, टॉप में कम होता है, इसलिए इसको कैसा पिरामिड बनाया है, अपराइट पिरामिड है, खड़ा पिरामिड है ना। नेक्स्ट आएगा, सब डिकम्पोजर्स यूज करता है। अब देखिए पिरामिड का भी अलग अलग है। पिरामिड जो है 3 तरह का होता है, नंबर्स का, बायोमास का और एनर्जी का। तो एनर्जी का तो हम लोग देख लिए कि टॉप में कम होता है। अब देखिए ये किसका है, एनर्जी का। तो एनर्जी का टॉप में कम होगा, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स 10% रहे, प्राइमरी प्रोड्यूसर 100% है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स 1% हो गया, तो 10% मैंने कमते जा रहा है एनर्जी हमारे पास। अब ये बायोमास का है। बायोमास जो है ये भी जो है ऊपर में क्या हो रहा है, थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल जो बायोमास है वो कम जा रहा है। बायोमास क्या होता है, जो हम लोग खा के वेस्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं बायोमास, वेस्टेज। तो वो भी जैसे नीचे वाला आदमी तो ज़्यादा वेस्टेज करेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा माल है। अब ये कम वेस्टेज करेगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा, ठीक। उसी तरह से पॉपुलेशन का भी साइज है, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। जो जितना ज़्यादा ख़राब एनर्जी खा रहा है, मैंने कम एनर्जी खा रहा है, उसके पास एनर्जी कम है तो ये कम होगा, तो ये थर्ड लेवल कंज्यूमर्स कम होगा। तो ये सब जितना भी अभी नंबर्स, बायोमास और एनर्जी चाहे प्रोडक्टिविटी, ये सब का कैसा है, टॉप में कम है। लेकिन अगर बायोमास का हम उल्टा भी कर सकते हैं, हाँ, इन्वर्टेड पिरामिड भी उसको बोल सकते हैं। देखिए कैसे, नेक्स्ट बैक कीजिए, वो नहीं बताया इसमें। बायोमास का पिरामिड भी मतलब टॉप में हमारा बायोमास, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी भी अवेलेबल धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद कम रहा है, बायोमास भी हमारा कम रहा है, पॉपुलेशन भी हमारा कम रहा है। लेकिन अगर हम लोग मतलब रिमेनिंग अमाउंट देखेंगे, मतलब उल्टा यूज्ड अमाउंट, कौन कितना यूज किया, तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी में से कितना यूज किए तुम, बायोमास में ही मतलब पिरामिड जो है इन्वर्टेड पिरामिड बन सकता है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब टॉप वाला ज़्यादा रहेगा और नीचे वाला कम रहेगा। इन्वर्टेड पिरामिड कब होगा, जैसे इसमें प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है और टर्सरी कंज्यूमर सबसे कम है। अगर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा रहे और कम रहे और टर्सरी कंज्यूमर सबसे ज़्यादा रहे, हाँ, तब वो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड किसका बन सकता है, बायोमास का, है ना। बायोमास वो भी किस मामले में, रिमेनिंग। हाँ, तो एग्जाम में बहुत रेयर पूछता है, 3 ही पूछता है, नंबर, बायोमास, एनर्जी। नेक्स्ट, तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी क्या होता है, ये ट्रॉफिक स्ट्रक्चर से हम लोग समझ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रत्येक सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल में घटते जा रहा है ना। क्यों घट रहा है, पहला कुछ एनर्जी आप रेस्पिरेशन में यूज कर ले रहे हैं और कुछ एनर्जी जो आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर ले रहे हैं। तो कुछ यूज करने के बाद है ना बाकी भेजिएगा अपना सारा प्रोसेस, मतलब रेस्पिरेशन, फिर डाइजेशन, उसके बाद फिर सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सब तो मेटाबॉलिज्म में भी यूज हो जा रहा है। तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमारा लॉस्ट होता है प्रत्येक ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम एक लोअर लेवल से हायर लेवल जाएंगे हीट के फॉर्मेट में। तो जो रेशियो है क्या है ये, इट इज़ द रेशियो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। मतलब समझ में आया क्या है ये, कितना आप लिए और कितना आप बाद में दिए। तो जो इतना लिए बटा जितना दिए वो क्या होगा, इफिशिएंसी, ठीक है, रेशियो है। नेक्स्ट, इनकम बटा आउटगोइंग, समझ में आ रहा। तो यही है इकोलॉजिकल इफिशिएंसी, इसमें दिखाए हुए हैं फिगर। नेक्स्ट, तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी जो होता है, एक आदमी थे लिंडमैन बताए थे कि 10% होगा, ठीक है। लिंडमैन 1942 में बताए थे कि जो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी जो है फर्स्ट टाइम और प्रपोज 10% रूल बताए थे कि मतलब ऑटोट्रोफ्स अगर 100 कैलोरी
मतलब प्रोड्यूस करता है, तो हर्बीवोर्स जो है सिर्फ 10 कैलोरी स्टोर कर पाएगा और कार्निवोर्स 1 कैलोरी, मतलब 10% जो है माल। जैसे ये 1000 कैलोरी अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, लिंडमैन साहब बताए थे, लिंडमैन का लॉ है 10% का, कि अगर 1000 किलो कैलोरी प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका 10% ख़त्म हो जाएगा माल, सिर्फ 100 बचेगा इसके पास। 100 कैलोरी के बाद उसका 10% खाली ऊपर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हर एक आदमी का सिर्फ 10% माल जा पा रहा है ऊपर। 1000 कैलोरी का 10% कितना होता है, तो 100 गया इसके पास, वेस्ट हो गया वो। तो मतलब बताए कि देर में भी स्लाइड वेरिएशंस डिफरेंट इकोसिस्टम इकोलॉजिकल में रेंज 5 से 35% रेंज बताए, वेरिएशन भी हो सकता है। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एनर्जी टॉपिक लेवल में, तो हम लोग देखेंगे कि लेस से लेस ओरिजिनल एनर्जी जो है सन से अवेलेबल रहेगा। रफली जो है 10% प्रीवियस लेवल का एनर्जी जो है अवेलेबल होगा, इसको बोलते हैं 10% रूल, है ना। तो सिर्फ 10% बचा रहेगा, इसी को बोलते हैं 10% रूल। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं ट्रॉपिक लेवल और पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, जिसको डिग्रेड नहीं कर पाइएगा, वो वेरियस ट्रॉपिक लेवल में चल जाते जाएगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं, डिग्रेड भी नहीं होगा, तो सारे ट्रॉपिक लेवल में वो मूव होते जाएगा। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो है स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन्वायरमेंट में अपना रास्ता बना लेता है, ऑर्गेनिजम्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहता है। मतलब पॉल्यूटेंट्स का धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए कंटामिनेशन लेवल्स पहले छोटा था, मतलब जो कम खाता है बकरी, फिर फिश में देखिए इतना % था, जो ब्लू है वो कंटामिनेशन लेवल है। अब देखिए इतने में इतना % कंटामिनेशन है, इसमें देखिए इतना कंटामिनेशन है। अब जैसे ये छोटा मछली, कंटामिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया, कंटामिनेशन और बढ़ गया, कंटामिनेशन और बढ़ गया टाइम के साथ। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मूवमेंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स होता है, उसमें 2 प्रोसेस होता है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। तो पहला वाला जो है क्या है, बायो एक्यूमुलेशन, धीरे धीरे जमा होते जा रहा है समय के साथ। और बायो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, जैसे जैसे मतलब कंज्यूमर्स का लेवल बढ़ रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में समझाएगा। और कंटामिनेशन मतलब कि उसका अंदर कंटामिनेशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स, मतलब पॉल्यूटेंट्स उसमें घुसना। तो नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट, तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगले स्लाइड में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बायो एक्यूमुलेशन पहले समझिए। बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन जो है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, यहाँ देखिए मछली है तो खाली मछली है, तो पॉल्यूटेंट्स कोई एक ऑर्गेनिजम्स में बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ। तो जब मतलब यूजुअली कब होगा, जब ऑर्गेनिजम्स जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस ले चुका फास्टर रेट से, और वो जैसे जैसे मतलब क्या उसको बोलते हैं, जितना रेट से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, उससे ज़्यादा रेट से ही कंटामिनेशन होगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, कहीं कि वो कंटामिनेटेड फूड ले रहा है ना, एक्चुअल फूड मतलब प्योर फूड तो ले नहीं रहा है। और जितना भी एक्वेटिक स्पेसीज है वो कंटामिनेट डायरेक्टली पानी से ले लेता है, इसको बोलते हैं बायो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बायो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंटामिनेशन लेवल्स धीरे धीरे टाइम के साथ जो है बढ़ते जा रहा है। मतलब इसमें पॉल्यूटेंट्स कम था, इसमें पॉल्यूटेंट्स इतना आ गया, इसमें पॉल्यूटेंट्स और ज़्यादा हो गया, इसमें पॉल्यूटेंट्स और ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है आपका कंटामिनेशन बढ़ते जा रहा है। मतलब सतयुग में आप मतलब प्योर माल खाते थे, कलयुग में अब इम्प्योर खा रहे हैं, आगे और इम्प्योर खाएंगे। मतलब टाइम के साथ आप इम्प्योरिटी आपका बढ़ते जा रहा है, इसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। मतलब जमा होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है वो चीज़, है ना। अगर पानी रहेगा तो बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ पानी से डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर ले रहा है। नेक्स्ट, अब होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है कि फूड चेन में कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है सब्सटेंस का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में रहता तो बायो एक्यूमुलेशन था।
अब फूड चेन में कहने का मतलब कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होता है, जो डिकम्पोज नहीं कर पाते आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वो जो है मैग्नीफाई होते जाता है। ये सब्सटेंस जो है फूड वेब के थ्रू बायो एक्यूमुलेट होगा और फिर रिस्क जो है प्रोड्यूस करेगा सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म जो एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से। कहने का मतलब कि ये क्या है, नीचे देखिए, ये पॉल्यूटेंट्स जो है पेस्टिसाइड्स है या फिर पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स है, फिर अनइंटेंशनल बाई प्रोडक्ट्स जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है, डाइऑक्सिन और फुरान्स। तो ये एग्जाम्पल बायोमैग्निफिकेशन से हम लोग समझते हैं एक स्मॉल फिश कंटामिनेटेड फूड खा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल फिश जो कंटामिनेटेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खा रहा है और बिग फिश जो है स्मॉल फिश को खा रहा है। तो स्मॉल फिश कंटामिनेटेड फूड को खाया, थोड़ा सा इसको क्या है आ गया उसके अंदर कंटामिनेशन, उसके बाद इसको बिग फिश खाया, ठीक है, एंड बिग फिश eat the small fish. So first the pollutants are transferred from microscopic organisms to the small fish that feed on them and then to the big fish that feed on. मतलब सबसे पहले ये खाया ठीक हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसको ये खाया, फिर इसको ये खाया और इसको ये खाया। तो जैसे जैसे मतलब चेन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कंटामिनेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे बर्डन ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो पास होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये बढ़ते जाएगा, एम्पलीफाई होते जाएगा। इसी को बोलते हैं बायो एम्पलीफिकेशन चाहे बायो मैग्निफिकेशन। मतलब फूड चेन में अगर आपको समझना है तो जैसे मान लीजिए प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोरस। मान लीजिए ये वो है खरगोश, खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को कौन खाता है, हाँ मान लीजिए खरगोश को मतलब फ्रॉग खाया, ठीक है, मान लीजिए, हाँ स्नेक खाया, स्नेक को फिर वल्चर खाया, वल्चर को कोई और खाया। तो जैसे जैसे मतलब आप ट्रॉफिक लेवल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे कंटामिनेशन लेवल और बढ़ जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने से कंटामिनेशन जो बढ़ता है उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और कोई एक ही ऑर्गेनिज्म में समय के साथ जो बढ़ते जाता है उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब है बायोटिक इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन दैट अकर्स अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑन द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कहने का मतलब कि एक ही स्पेसीज में डिफरेंट आदमी मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब मछली है तो एगो स्टोन फिश है, एगो माइल्ड फिश है, मतलब वेराइटी रहता है ना मछली का अलग अलग। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स अगर सेम स्पेसीज का होगा, जो इंटरेक्शन होता है आपस में उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और अगर डिफरेंट माने इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज है कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। जैसे सिंपल समझिए, और SBI का बैंक है, अब SBI छतौनी में और SBI मतलब बिहार में और SBI महाराष्ट्र में सेम स्पेसीज है लेकिन डिफरेंट SBI है। तो उसमें जो कोई भी ट्रांसफ़र मतलब पैसा ट्रांसफ़र होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा, है ना, इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन एक आदमी SBI से PNB में कर रहा है, भले दोनों बैंक ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर। तो इंडिविजुअल्स अलग है, डिफरेंट स्पेसीज है, तो इंटर, स्पेसीज सेम है तो इंट्रा, है ना। तो इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच जो होगा अगर सेम ट्रॉफिक लेवल पे होगा तो उसमें कंपटीशन होगा, है ना, ट्रॉफिक लेवल सेम रहेगा। तो सेम स्पीशीज है तो इंट्रा, डिफरेंट स्पीशीज है तो इंटर। अच्छा, अगर सेम ट्रॉफिक लेवल पे हो रहा है तो कंपटीशन होगा, है ना। इंटरेक्शन अगर सेम ट्रॉफिक लेवल पे हो रहा है तो कंपटीशन होगा। कैसे, क्योंकि वो फूड, स्पेस और मेट्स के बीच में कंपटीशन होगा। अब नॉर्मल अपने में भी कंपटीशन होता है ना, सेम लेवल पे रहता है। तो एग्जाम्पल, अगर कोई माउस है वो उसको कोई कैट खा लिया तो दूसरा कैट भी कंपटीशन करेगा रिसोर्स को कि हमको उससे कम मिला, है ना। तो जो स्नेक्स है वो दूसरा प्रेडेटर्स जो है माउस का, वो उसको फ्यूअर माइस मिला खाने को नाइट में, अगर कैट सक्सीड कर गया तो जो डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है कैट और स्नेक में वो उतना जो है डिफरेंट टाइम्स में ज़्यादा नहीं होगा। वो जो है वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स खा सकते हैं लेकिन सेम लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा होगा।
सेम ट्रॉफिक लेवल्स पे, जैसे दो कैट में कंपटीशन ज़्यादा होगा और कैट और स्नेक में कंपटीशन कम होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है ना। नेक्स्ट, अब देखिए इंटरेक्शन क्या क्या होता है। अगर पहला स्पेसीज और दूसरा स्पेसीज दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है तो दोनों प्लस प्लस होगा, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे अलगी और फंजाई, अलगी और फंजाई में क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों को फायदा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा हो रहा है, इंटरेक्शन भी कर रहे और फायदा भी हो रहा है दोनों को। अच्छा, कमेंसलिज्म मतलब क्या हो रहा है, पहला स्पेसीज को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरा स्पेसीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब घाटा भी नहीं हो रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म। ठीक है। अच्छा, कंपटीशन कब होता है, जब दोनों को घाटा हो जाए, है ना, जानते हैं ये बात। अच्छा, प्रीडेशन क्या होता है, पहला को फायदा हो रहा है दूसरा को घाटा हो रहा है, मतलब प्रीडेशन मतलब आप उसको खा जा रहे हैं, है ना। प्रीडेशन मतलब यही ना, शिकार। शिकार हिंदी क्या होता है, प्रीडेशन शिकार, मतलब दूसरे को आप खा रहे हैं, इसका मतलब कि पहला वाला को फायदा हो रहा है दूसरा वाला को कोई फायदा नहीं, घाटा हो रहा है। अच्छा, पैरासिटिज्म मतलब भी यही होता है, पैरासाइट्स क्या करता है, उसको खा जाता है, पैरासाइट्स मतलब उस पर डिपेंडेंट है, उसको यूज करता है, तो ये भी इसको क्या होता है, सेम चीज़ होगा, शिकार की तरह ही है। अमेंसलिज्म में क्या होता है, मतलब पहले वाले को घाटा हो रहा है या दूसरे वाले को फायदा भी नहीं हो रहा है लेकिन घाटा नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब दोनों में से किसी को फायदा भी नहीं घाटा भी नहीं, है ना। तो ये आपको चार्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, दो स्पेसीज जिसमें दोनों जो है स्पेसीज बेनिफिट में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, प्रोटो कोऑपरेशन ऑफ द सी एनिमल और cnidarians gets attached to the cell of hermit crabs for the benefit of transport and obtaining new food while the anemones provides। देखिए यहाँ पे फिगर लिखे हुए है, यहाँ पे कौन है, सी एनिमोन है और cnidarian है, ये cnidarian है, सी एनिमोन है, नहीं ये क्या है, सी एनिमोन है और ये cnidarian है। ठीक है, दोनों स्पेसीज है, तो cnidaria जो है खुद से चल नहीं पाता है, तो इसको ये सी एनिमोन जो है इसको मतलब लेके कहीं दूसरे जगह जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, cnidarian गेट्स अटैच टू द सेल ऑफ हर्मिट क्रैब्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग न्यू फूड while the anemone provides camouflage and protection utilizing its stinging cells to the hermit crab। ये जो है क्या है, ये सी एनिमोन, सी एनिमोन जो है इससे अटैच होकर के इसको कहीं दूसरे जगह ले जाता है। अब दूसरे जगह ले जाने से फ़ायदा क्या होता है इसको, cnidaria को, cnidaria जो है उसको खाना नया नया वैरायटी का मिल जाता है, क्यों, हाँ नया जगह का खाना मिलता है इसको, और इसको क्या होता है, ये इससे जो अटैच होता है इससे भी इसको खाना मिल जाता है, मतलब हाँ प्रोटेक्शन, मतलब ये स्टिंजिंग सेल से इससे अटैच रहता है जिसको कोई दूसरा लोग नहीं खाता है, बच जाता है। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हुआ, एक आदमी को ट्रांसपोर्टेशन अपने से नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, और इसको क्या हो रहा है, ये प्रोटेक्शन मिल रहा है इससे, तो इसको प्रोटेक्शन मिल गया और इसको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, तो दोनों को फायदा हुआ। अलगी और फंजाई वाला भी वैसे ही एग्जांपल है जिसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। कुछ म्यूचुअलिज्म जो है इतना इंटीमेट होता है कि इंटरेक्शन स्पेसीज जो है बिना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, टोटली एक दूसरे पे मतलब जीने के लिए सर्वाइव करते हैं, इस क्लोज बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो है आपका देखिए फ्लावर्स के पॉलिनेशन में होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो है क्रॉस पॉलिनेटेड होता है बीज के द्वारा, जो बेनिफिट होता है जो सर्वाइव भी नहीं हो सकता है दूसरे के बिना। जैसे एक प्लांट ये है और एक प्लांट कोई दूसरा है, इसके फ्लावर्स के एंथर्स को इसके फ्लावर्स के स्टिग्मा पे मधुमक्खियाँ जो है चढ़ के इसके फ्लावर्स के एंथर्स को लेके इसके फ्लावर्स के स्टिग्मा को चली जा रही है, तो इससे इसको फायदा हो गया है, और इतना फायदा हो गया कि जो मतलब नेक्टर मिल चुका उसको प्लांट से, और दोनों जो है एक दूसरे से बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, है ना, क्योंकि मधुमक्खियाँ को फ्लावर से बिना कुछ मिलेगा नहीं, नेक्टर चाहिए उसको, तो मधुमक्खी और फ्लावर्स अगर फ्लावर्स को मधुमक्खी चाहे कोई भी सब्सटेंस उसको उसके एंथर के स्टिग्मा को नहीं ले जाएगा तो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, तो उसके बिना मर जाएगा। तो फ्लावर्स को कौन चाहिए, मधुमक्खी,
और मधुमक्खी को कौन चाहिए? नेक्टर, मतलब उसके जो एंथर पे रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो जाता है, हाँ, तो एग्जाम्पल बता रहा है और ऑप्शन नहीं है तो। अब जैसे अलगी और फंजाई है, अलगी और फंजाई दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, फ़ायदा कराता है लाइकेंस, है ना, तो वो क्या है? सिम्बायोसिस। तो म्यूचुअलिज्म अगर इतना हाई लेवल का हो जाए कि एक दूसरे को, मतलब दोनों जो है मर जाए एक दूसरे के बिना, मतलब डिपेंड टोटली ऑन ईच अदर टू सर्वाइव करने के लिए भी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो उस समय उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी क्या है? म्यूचुअलिज्म है। लेकिन म्यूचुअलिज्म अगर हाई लेवल का है, मतलब सर्वाइवल लेवल पे भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट आ गया, मतलब एक दूसरे के बिना मर जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो जैसे हमारा अभी पॉलिनेशन के लिए था, समझ गए? अब जैसे अमेंसलिज्म आप पढ़े थे, अमेंसलिज्म में क्या था कि एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है और दूसरा को कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना, तो ये जो है निगेटिव एसोसिएशन है दो स्पीशीज के बीच में। वन स्पीशीज हार्म्स और रिस्ट्रिक्ट्स द अदर स्पीशीज विदाउट इटसेल्फ बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड और हार्म बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। माने एक स्पीशीज दूसरा स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरा स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जो है एंटीबायोटिक से क्रिएट करता है और जो स्पीशीज जो है मतलब एंटीबायोटिक से रोक देता है, वो एग्जांपल है अमेंसलिज्म का। मतलब जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक बनाता है, पेनिसिलिन वगैरह, तो जो एंटीबायोटिक, और कुछ ऐसा स्पीशीज है जो एंटीबायोटिक से उसका ग्रोथ रुक जाता है ना, तो उसको घाटा नहीं हो रहा है, ग्रोथ रुक जा रहा है। तो जो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक सीक्रेट कर रहा है, इसको क्या हो रहा है? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, न घाटा हो रहा है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म का एंटीबायोटिक से उसका ग्रोथ रुक गया, उसको तो घाटा हो गया, है ना। तो एक आदमी को घाटा हो रहा है, एक आदमी को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या होता है? अमेंसलिज्म। जैसे देखिए, ब्रेड मोल्ड ऑफ फंजी पेनिसिलियम, अभी पेनिसिलिन पढ़े ना, ये ब्रेड मोल्ड फंजी जो है पेनिसिलियम, ये पेनिसिलिन बनाता है, एक एंटीबायोटिक सब्सटेंस बनाता है जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया, किसकी वजह से? पेनिसिलियम वजह से। पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाता है जो ब्रेड के ऊपर पाया जाता है, फंजाई है ये। तो फंजाई और बैक्टीरिया के बीच कैसा रिलेशन रहा? अमेंसलिज्म। फंजाई को कुछ भी घाटा फायदा नहीं हुआ, लेकिन बैक्टीरिया का तो इससे वाट लग गया, है ही नहीं, क्योंकि फंजाई जो है पेनिसिलिन बनाया और ये पेनिसिलिन से इसका ग्रोथ रुक गया, है ना। तो ये अमेंसलिज्म हो गया। ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अब प्रीडेशन मतलब क्या होता है? जो भी कैप्चर्स करेगा उसको मार देगा, खा जाएगा, है ना, तो उसको शिकार बोलेंगे जिसको खाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो शिकार है वो तो हार्म हो गया, इसको खाली फायदा हुआ। जैसे मान लीजिए भल्चर है, भल्चर किसको खाता है? स्नेक को, तो स्नेक को तो घाटा हो गया और टोटली इसको फायदा हुआ भल्चर्स को। जैसे लायन है, लायन डियर को खा गया, तो लायन को क्या हुआ? फायदा हुआ, डियर को क्या हो गया? घाटा हो गया। तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, टोटली प्रीडेशन, है ना। पैरासिटिज्म में भी क्या, एक स्पीशीज जो है हार्म होता है, दूसरा स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जांपल में आप देखे होंगे, जो भी स्मॉल साइज का ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे साइज में घुस जाएगा और वो जिसमें होस्ट बोलते हैं, जहाँ से पैरासाइट जो है अपना न्यूरिश कराएगा अपना, और वो अपना घर भी बना लेगा, लेकिन पैरासाइट तो बेनिफिट होगा, लेकिन होस्ट को तो हार्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अपने पास ही ले लो, हमारे अंदर कोई वायरस घुस जाता है तो हमको तो हार्म करता है, लेकिन खुद अपना खाना ले लिया तो अपना फायदा कर लेगा, अपना न्यूरिशमेंट भी कर लेगा, अपना घर भी बना लेगा और उसको नुकसान कर देगा, कोरोना वायरस। तो पैरासाइट बेनिफिट हो गया, होस्ट हार्म हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैरासाइट्स हैं, है ना। प्लांट्स जैसे डोडर प्लांट्स बोलते हैं, कसकटा प्लांट्स, चाहे मिस्टिलोटी प्लांट्स, लोरेंथस प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स है जो फ्लावरिंग प्लांट्स पे सीधा सीधी खाता है। कसकटा प्लांट्स सुने होंगे आप, पिचर प्लांट्स, हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पैरासाइट है। टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, मलेरिया पैरासाइट, बहुत सारा बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब पैरासाइट है ह्यूमंस का। टेप वॉर्म अगर आपके अंदर घुस गया तो आपको खुजली हो जाएगा,
कहाँ खुजली होगा आप समझ रहे हैं, है ना। तो वो राउंड वॉर्म में सब घुस गया, मलेरिया है तो वो अपना खाना खा लेगा, आपको नुकसान करेगा, है ना। तो ये सब पैरासाइट है, प्रीडेशन है। तो इसको दोनों मतलब एक आदमी को फायदा हो रहा है, एक आदमी को घाटा हो रहा है। नेक्स्ट कंपटीशन क्या होगा, जिसमें दोनों स्पीशीज सेम एक्सटेंट पे हानि हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो कंपटीशन होगा, है ना। दोनों को चाहिए, है ना। मामला शॉर्ट सप्लाई है तभी हानि होगा। कंपटीशन कब होगा, जब हमारे पास फूड शॉर्टेज है, जे पहले ले लिया वो खा लेगा। तो इसमें वाइटल सोर्स होगा फूड, वाटर, शेल्टर, जो भी नेस्टिंग साइट्स है, स्पेस। तो ये कंपटीशन जो है इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर सेम स्पीसीज है तो इंट्रा, सेम स्पेसीज है तो इंट्रा, डिफरेंट स्पेसीज है तो इंटर, ठीक है। नेक्स्ट कमेंसलिज्म क्या था, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा को ना ही बेनिफिट है ना ही हार्म है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ स्पीसीज जो है शेल्टर मिल जाता है, और जैसे एग्जांपल सकर फिश, रेमोरा, ये सब जो है शार्क में जा कर के अटैच हो जाता है और उस सकर को यूज कर लेता है, ठीक है, जो उसके टॉप साइड हेड में रहता है शार्क के। शार्क मछली के टॉप में जो सकर उसको बोलते हैं, तो सकर फिश, रेमोरा, ये सब जो है उसमें शार्क में जाके अटैच हो गया और उसको यूज कर लिया, लेकिन शार्क को कुछ नुकसान नहीं हुआ इससे, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, रेमोरा जो है, रेमोरा को एक प्रोटेक्शन मिल गया और फ्री राइड भी मिल गया एज ए मील, मतलब शार्क के मील जो भी मिल रहा है उसको भी मिल गया। शार्क को उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, ना ही कुछ अफेक्ट हुआ, है ना। तो शार्क मछली और रेमोरा, ये दोनों क्या है एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का। रेमोरा के सकर पे जाके बैठ जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह चल गया और उसको प्रोटेक्शन भी मिल गया, बच भी गया, कोई दूसरा आदमी उसको नहीं खा रहा। नेक्स्ट न्यूट्रलिज्म मतलब क्या हो गया, मतलब इंटरेक्ट नहीं किया, एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं किया, है ना। तो जैसे एक स्पीसीज के फिटनेस और दूसरे स्पीसीज को कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, जैसे ये मतलब प्रूफ करने के लिए इम्पॉसिबल है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स देख रहे हैं इंटरेक्शंस का अगर इकोसिस्टम में, तो एक आदमी पॉजिटिवली नहीं बोल सकता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन ना हो, है ना, और या फिर बेनिफिट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रू मतलब न्यूट्रलिज्म जो है बहुत ही रेयर है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि ऐसा हुआ तो न्यूट्रलिज्म बोलते हैं, है ना। ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा चांसेज कम है कि न्यूट्रलिज्म कभी हो, है ना। नेक्स्ट आप देखिए बायोटिक इंटरेक्शन का टाइप्स भी होता है, ठीक है। एलियोपैथी में क्या होता है, मतलब केमिकली उसको एक स्पीशीज को आप रोक दिए, जैसे अभी एग्जांपल था एंटीबायोटिक का, तो एलियोपैथी हुआ वो, ठीक है। मतलब आप कोई एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से रोक रहे हैं, तो इनहिबिटरी केमिकल जो रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो आपको मतलब दूसरे बगल वाले प्लांट्स को ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, इसको बोलते हैं एलियोपैथिक केमिकल्स, है ना। कोई भी प्लांट्स के कोई भी पार्ट में ये रहेगा, ये लिव्स में भी हो सकता है, फ्लावर्स में भी, रूट्स में भी, फ्रूट्स में भी, स्टेम्स में भी, ये जो है सराउंडिंग सॉइल्स में भी पाया जा सकता है। तो जो टारगेट स्पीशीज है ये इससे बहुत तरीके से अफेक्ट होगा। जैसे टॉक्सिक केमिकल्स है, या कुछ केमिकल्स ऐसा है जो शूट और रूट के ग्रोथ को रोक दे सकता है ना, या फिर न्यूट्रिएंट अपटेक को रोक देगा, न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा वो, ऐसा कुछ ऐसा केमिकल्स होगा। या फिर वो नेचुरली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हो रहा है, प्लांट्स जो यूज कर रहा है जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट किसी के साथ, उसको रोक देगा। जैसे अलगी फंजाई को अलगी से न्यूट्रिएंट मिलता है और अलगी को फंजाई से खाना मिलता है, तो दोनों को एक दूसरे से जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसको रोक देगा। तो जो चीज़ इनहिबिशन करा रहा है केमिकली, उसको क्या बोलते हैं, एलियोपैथी। नेक्स्ट तो इकोसिस्टम, अब दूसरा क्या है, होम्योस्टेसिस। इकोसिस्टम जो है अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में कैपेबल होता है, तो वो अपने स्पीशीज और स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, है ना। तो फंक्शन और प्रोसेस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा, तो जो इकोसिस्टम का जो सेल्फ रेगुलेशन का जो कैपेसिटी है, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, खुद से रेगुलेट करने का। तो इकोलॉजी में जो टर्म आया है, जो टेंडेंसी होता है बायोलॉजिकली, जो मतलब कोई भी चीज़ को चेंजेज अगर किसी में आप कराना चाहते हैं तो रजिस्ट करेगा। जैसे आपके अंदर वायरस घुसा, तो आपका अपना वायरस उसको तोड़ेगा,
उसको रजिस्ट करना चाहेगा, तो आपके अंदर जो वायरस घुसा, वो घुसा तो उसको क्या बोलेंगे, एलियोपैथी। लेकिन आपका अपना वायरस जो उसको रोक रहा है, उसको क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। जैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर पॉपुलेशन ऑफ जू प्लैंकटन को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंकटन को खा जाएगा, है ना। जैसे ही जो है जू प्लैंकटन जो है शॉर्ट सप्लाई होगा फूड उनके लिए, है ना। हाँ, मतलब उससे क्या होगा, मतलब जू प्लैंकटन जो होगा शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा, उनके लिए शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा, हाँ, है ना। तो जैसे ही नंबर ऑफ जू प्लैंकटन घटेगा, स्टार्वेशन से फाइटोप्लैंकटन जो है बढ़ने लगेगा, भूखमरी से। तो कुछ समय के बाद पॉपुलेशन साइज जू प्लैंकटन का बढ़ जाएगा और इससे जो है सारा ट्रॉफिक लेवल फिर बैलेंस हो जाएगा। तो जो ट्रॉफिक लेवल जो है धीरे धीरे अपने आप को जो सेल्फ रेगुलेट करके बैलेंस करता है, तो जो सेल्फ रेगुलेट करके इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। खाली टेक्निकली आपको समझाने के लिए बताया था। तो उसमें एग्जाम्पल लिया था जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन का, ठीक है। अब है इकोलॉजिकल सक्सेशन, लास्ट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इसको नेक्स्ट में डाल दीजिए क्योंकि